नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा सर्च अभियान, 44 संदिग्ध हिरासत में। बड़ी मात्रा में पेट्रोल बम समेत चीन और पाकिस्तान के झंडे बरामद। एलओसी पार पहले भी हुई सैन्य कार्रवाई। पीटीआई के मुताबिक सरकार ने कबूला, विदेश सचिव ने संसदीय समिति को दी जानकारी। जीएसटी परिषद की बैठक में मुआवजा फॉर्मूले पर बनी सहमति। केंद्र करेगा राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई। जीएसटी रेट के होंगे 4 स्लैब। भारत अल्जीरिया के बीच हाइड्रोकार्बन, फार्मा, अंतरिक्ष समेत कई और क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से आज मिलेंगे उपराष्ट्रपति। सीमा पार से आतंकवाद का उठाएंगे मुद्दा। और कबड्डी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। इंग्लैंड को 51 अंकों से हरा दर्ज की लगातार चौथी जीत। 21 अक्टूबर को ईरान से होगा मुकाबला। घाटी के बारामूला जिले में सेना के कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तलाशी अभियान के दौरान इन लोगों के पास से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। इसके अलावा लंबे चले तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों के संदिग्ध अड्डों को भी सेना ने तबाह किया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस दौरान 44 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पकड़े गए लोगों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का शक है। छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में पेट्रोल बम, जैश ए मोहम्मद का लेटर पैड, मोबाइल फोन और तमाम आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। तलाशी के दौरान जवानों को चीन और पाकिस्तान के झंडे भी मिले हैं। मंगलवार को बारामूला इलाके में 700 घरों में छापेमारी की गई। पुराने बारामूला इलाके में ये कार्रवाई तकरीबन 12 घंटे तक चली। छापे के दौरान कई आतंकी ठिकानों का भी पता चला है। सेना को आतंकियों को पनाह देने वालों की भी तलाश है। पिछले दिनों आतंकी कई मर्तबा सेना पर हमला करके फरार हो गए थे। 3 अक्टूबर को आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया। इसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था और एक घायल हो गया था। हमले के बाद आतंकी भागने में कामयाब रहे। वहीं 17 अगस्त को भी आतंकियों ने बारामूला में घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला किया था। इस दौरान भी सेना के 2 जवान और एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। आतंकी हमले के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश सचिव एस जयशंकर ने संसदीय समिति से कहा है कि सेना ने पूर्व में भी नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने ये बात विदेश मामलों पर संसदीय समिति के सामने कही। एस जयशंकर ने कहा कि नियंत्रण रेखा के पार कार्रवाई पहले भी हुई, लेकिन पहली बार सरकार ने इसकी सार्वजनिक घोषणा की है। समिति के सदस्यों ने विदेश सचिव से पूछा था कि क्या पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या नहीं। विदेश सचिव का बयान रक्षा मंत्री के बयान के उलट है। रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि पहले कभी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि पहले इस तरह की कार्रवाई स्थानीय स्तर पर होती थी और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती थी। मणिपुर में आयरन लेडी के नाम से मशहूर इरोम शर्मिला ने नई पार्टी के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी है। उनकी पार्टी अगले साल मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। इरोम शर्मिला थौबल विधानसभा से मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह को चुनौती देंगी। 16 साल तक अनशन के बाद इरोम शर्मिला ने मंगलवार को राजनीतिक पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी का नाम पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस यानी प्रजा रखा गया है। ये एक क्षेत्रीय पार्टी होगी। मणिपुर में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इरोम की पार्टी का असर देखने को मिल सकता है। इरोम अब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू करेंगी। मणिपुर में 10 लोगों की हत्या के बाद 4 नवंबर 2000 को इरोम भूख हड़ताल पर बैठ गई थीं। 44 साल की इरोम ने आफ्स्पा हटाने के लिए 1.5 दशक तक लगातार संघर्ष किया, जिसकी गूंज दुनिया ने सुनी। उनके विरोध को दुनिया भर से मान्यता मिली और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उन्हें अंतरात्मा की कैदी की संज्ञा दी। लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया।
आखिरकार 16 साल बाद इस साल 9 अगस्त को उन्होंने अनशन खत्म कर मुख्य धारा की राजनीति में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर इरोम ने कहा था कि वो चुनाव लड़कर मणिपुर की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर को लेकर राजनीति फिर तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कल रामायण संग्रहालय के लिए आवंटित जमीन का मुआयना किया। बीजेपी जहां इसे अयोध्या के विकास की कोशिश बता रही है, वहीं विरोधी दल इसे चुनावी फायदे से जोड़ रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री महेश शर्मा मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने यहां रामायण संग्रहालय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मिली जमीन का मुआयना किया। महेश शर्मा ने कहा कि इसका मकसद इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देना है और राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो राजनीति देखने वाले लोग हैं, बहन जी, आपको भी 7 साल मिले थे और उससे भी ज्यादा मिले। क्या किया आपने अयोध्या के लिए? क्या किया उत्तर प्रदेश के लिए? अपनी मूर्तियां लगवाई। बीजेपी नेता विनय कटियार का कहना है कि रामायण संग्रहालय और थीम पार्क बनाना अच्छी बात है, लेकिन राम का मंदिर बनने तक ये सब बेकार है। अयोध्या के विकास के लिए हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक राम की जन्मभूमि पर राम का मंदिर नहीं बनता, तब तक अयोध्या दुल्हन की तरह सजा दी जाए, इसका कोई मतलब नहीं। राम की जन्मभूमि के बिना सब कुछ बेकार है। राम मंदिर बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अयोध्या में इंटरनेशनल थीम पार्क बनाने का फैसला किया है। यह पार्क रामायण की थीम पर बनेगा। केंद्र और राज्य सरकार के इन फैसलों को लेकर विपक्षी दल हमलावर हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती का आरोप है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी चुनावी लाभ उठाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि अगर अयोध्या को लेकर दोनों ही पार्टियां इतनी फिक्रमंद हैं, तो ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कांग्रेस और सीपीएम ने कहा है कि चुनाव के वक्त बीजेपी को भगवान राम की याद आती है और वो हर 5 साल बाद ये मुद्दा उठाती है। कितने बार बीजेपी के लोग राम के नाम पे बात करेंगे, वोट मांगेंगे और कसमें खा के जाएंगे कि हम ये करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या किया इन लोगों ने? तो जिन लोगों ने या जिन लोगों के बल पे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व राम के नाम पे वोट मांगता है, वो जनता की जानते हैं कि जनता बीच में जाकर के हम कितने बार बेवकूफ बनाएंगे। ये तो मोनोपोली सिर्फ बीजेपी की नहीं है ना कि राम के नाम पे वोट बटोरे। हाँ, तो बाकी लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, रोटी कपड़ा और मकान के सवाल पर लोग वोट डालेंगे, ये हमारा विश्वास है। जितना भी ये सब कर ले, आखिरकार वोट जो पड़ेगा वो अपनी जिंदगी की हालत क्या हो। रामायण संग्रहालय करीब 25 एकड़ में बनेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने जमीन आवंटित कर दी है। केंद्र सरकार ने रामायण सर्किट के लिए 225 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें से 151 करोड़ रुपए सिर्फ अयोध्या के लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार की शुंगलू कमेटी के भंग करने की मांग को लेकर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा है कि शीला दीक्षित सरकार के वक्त यही आम आदमी पार्टी कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी शुंगलू कमेटी का पक्ष ले रही थी। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी दोहरा रवैया अपना रही है। 2010 में हुए कॉमनवेल्थ घोटाले की जांच में भी शुंगलू कमेटी की अहम भूमिका रही थी। हाल ही में दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल से शुंगलू कमेटी भंग करने की मांग की थी। साथ ही राज्य सरकार की सभी 400 फाइलें वापस करने की मांग की। उपराज्यपाल ने शुंगलू कमेटी को इन फाइलों की जांच का जिम्मा सौंपा है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि फाइलों की जांच जल्द पूरी होगी। जब ये ऑपोजिशन में थे तो ये कहते थे कि ये आरटीआई के जनक हैं, ये ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। तो अब अगर कोई ट्रांसपेरेंटली इनकी फाइल्स को देखना चाहता है तो इनको क्या आपत्ति है? जब ऑपोजिशन में थे तो इन्हीं शुंगलू कमेटी के ऊपर शीला जी के खिलाफ आरोप लगाते थे। अब वही शुंगलू अगर इनकी खुद की फाइल्स देख रहा है तो उसमें इनको क्या आपत्ति है? क्यों उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? लुधियाना में ही आज कांग्रेस ने पंजाब की शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने मादक पदार्थों का पुतला भी फूंका। लुधियाना में ही कुछ दिन पहले कांग्रेस और अकाली कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी। अमरिंदर सिंह ने कहा कि पुतला जलाकर वो प्रधानमंत्री को मादक पदार्थों की हकीकत बताना चाहते हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अरुणाचल प्रदेश में उसके 43 विधायकों के पीपीए के साथ विलय को अवैध घोषित करने की मांग की है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से विलय को खारिज करने की अपील की है।
कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस के विधायकों के समूह के स्थानीय दल पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए में विलय के मामले पर चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस नेता केसी मित्तल और अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी से मुलाकात की और उन्हें इस सिलसिले में एक ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के बाद मित्तल ने कहा कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कोई विलय नहीं हुआ है। जिस विलय की बात की जा रही है वो अवैध है। जो अरुणाचल प्रदेश की है पीपीए, उनका कहना ये है कि कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश में पीपीए के साथ मर्ज हो गया और पार्टी पीपीए में मिल गया। आज हमने यही इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन दिया है कि कांग्रेस कभी मर्ज नहीं किया है। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है, नेशनल रजिस्टर्ड पार्टी, और पीपीए स्टेट रजिस्टर्ड पार्टी है। हमारा कोई डिसीजन नहीं है। कांग्रेस ने कभी मर्जर का कोई फैसला नहीं किया, ना ही कोई मर्जर है। तो उनका जो क्लेम है कि पीपीए के साथ कांग्रेस के लोग मर्ज हो गए, वो गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी को छोड़कर मौजूदा मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में कांग्रेस के 44 में से 43 विधायक पीपीए में शामिल हो गए थे। लिहाजा कांग्रेस को राज्य की सत्ता गंवानी पड़ी थी। प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक ने तमिलनाडु के लिए हर दिन 2000 क्यूसेक पानी छोड़ने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि कर्नाटक के पास छोड़ने के लिए पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही 2000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था। ये व्यवस्था अगली सुनवाई तक के लिए है। कोर्ट ने कर्नाटक और तमिलनाडु से अपने अपने राज्यों में शांति कायम करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट में तकनीकी समिति ने रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि पानी की कमी से दोनों राज्यों के किसान बदहाल हैं। उधर तमिलनाडु के किसान संगठनों ने लगातार दूसरे दिन राज्य में ट्रेनें रोकीं। इसमें विपक्षी दलों ने भी हिस्सा लिया। पुलिस ने विपक्ष के कई नेताओं और प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में लिया। प्रदर्शन को देखते हुए राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बिहार के टॉपर्स घोटाला मामले में स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कार्रवाई की है। मंगलवार को कई इंटर कॉलेजों और स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई। कई स्कूलों को नोटिस भी जारी किया गया है। इसी साल ये मामला सामने आया था, जिसके बाद बोर्ड ने टॉपर्स छात्रों के परीक्षा परिणामों को रद्द कर दिया था। राज्य सरकार की तरफ से स्कूलों की जांच के निर्देश भी दिए गए थे। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने टॉपर घोटाले में कार्रवाई करते हुए 68 स्कूलों की 12वीं की मान्यता रद्द कर दी है। 19 स्कूलों की मान्यता निलंबित भी की गई है। पिछले दिनों बिहार बोर्ड में 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों की गड़बड़ी सामने आने के बाद बोर्ड हरकत में आया और 212 स्कूलों की जांच की गई। जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है, उनमें सबसे ज्यादा रोहतास के 11 कॉलेज हैं। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। अब तक कुल 154 और 173 ऐसी संस्थाओं की मान्यता को निलंबित किया जा चुका है और उनसे कारण पेशा की मांग की गई है, और उनमें से ही 68 संस्थानों की मान्यता को आज स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। इसके पहले 4 स्कूलों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। इसी साल मई में टॉपर्स घोटाला सामने आने के बाद बिहार बोर्ड ने एक्सपर्ट की एक टीम बनाई थी, जिसने टॉपर्स छात्रों से सवाल जवाब किए। टॉप करने वाले छात्र बोर्ड की टीम के सामने संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए टॉप करने वाले छात्रों के परिणामों को रद्द कर दिया था। दोनों टॉपर्स की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस मामले में विशन राय कॉलेज के संचालक बच्चा राय पर परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी करने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। जीएसटी प्रणाली को अमली जामा पहनाने की दिशा में दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक चल रही है। मंगलवार को शुरू हुई बैठक में जीएसटी की दर 6 से 26% के बीच रखी जा सकती है। इसमें जरूरी सामान पर सबसे कम दर रखी जाएगी, जबकि विलासिता वाले सामान पर सबसे ज्यादा दर वाली
कीमत वसूली जाएगी। इसके अलावा बैठक में अतिरिक्त उपकर लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। मंगलवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में मुआवजा फॉर्मूले पर सहमति बनी। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में 3 दिन तक चलने वाली बैठक के पहले दिन ये फैसला हुआ है। केंद्र सरकार राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई 14% की दर से करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए आधार वर्ष 2015-16 होगा। इस पे एक आम राय बनी कि इन सब को छोड़कर एक बीच का रास्ता औसतन ले लिया जाए, जो कि लगभग 14% बनता था, और 14% का सेक्युलर रेट हर राज्य के लिए माना जाएगा, चाहे उसकी टैक्स बॉयंसी ज्यादा थी थोड़ी सी या थोड़ी सी कम थी। जीएसटी दर के 6, 12, 18 और 26% के 4 स्लैब हो सकते हैं। बैठक में इन 4 रेट वाले वैकल्पिक जीएसटी ढांचे पर विचार किया जाएगा। अभी इस मामले में आखिरी फैसला किया जाना बाकी है। आज इस बारे में फिर विचार किया जाएगा। जीएसटी दरों को लेकर आए सुझाव पर भी आज चर्चा होगी। Discussion on this issue has started. Presentation has been made. Some more documents with regard to this would be circulated to the members. वित्त मंत्रालय ने परिषद में सभी मुद्दों पर आम सहमति के लिए 22 नवंबर की समय सीमा तय की है। ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। 1 फरवरी को बजट पेश करने पर केंद्र सरकार इस हफ्ते फैसला कर सकती है। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने इस बारे में मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग ने वित्त मंत्रालय के विचार से सहमति जताई कि बजट सालाना वित्तीय लेखा जोखा है और सरकार की सहूलियत के हिसाब से कभी भी पेश किया जा सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक में तारीख पर फैसला हो सकता है। सरकार चाहती है कि बजट 1 महीने पहले पेश किया जाए, क्योंकि फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस बाबत सरकार ने चुनाव आयोग से मंजूरी लेना जरूरी समझा। केंद्रीय कैबिनेट ने 21 सितंबर को सैद्धांतिक तौर से बजट को फरवरी में के अंतिम दिन पेश किए जाने की परंपरा को खत्म करने का फैसला किया था। इसका मकसद विधायी प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करना है, जिससे 1 अप्रैल से शुरू वित्तीय वर्ष में सहूलियत हो। ओडिशा में भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में लगी आग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद दोषी ठहराए गए लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा दूसरे अस्पतालों में भी सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में लगी भीषण आग के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को राज्य सरकार ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ 2 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल के अधीक्षक समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। इसके अलावा 4 कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया है। सरकार ने सभी अस्पतालों में आग से संबंधित सुरक्षा मानकों की जांच के आदेश भी दिए हैं। We will make a review of all the fire precautions, the safety precautions which have been taken by the hospitals in the state in the next few days. Permission is given by the fire department, but implementation is the responsibility of the hospitals. इस बीच अग्निशमन विभाग ने भी अस्पताल में लगी आग के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से साल 2013 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। ये निर्देश आग संबंधी सुरक्षा नियमों से जुड़े थे। उधर घटना के बाद पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भुवनेश्वर का दौरा करेंगे और घायलों से मुलाकात करेंगे। केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। जिन मरीजों को उपचार की दृष्टि से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाना है, उनको हम लाएं और हम पूरी व्यवस्था उनकी करेंगे। भारत सरकार के अधिकारी प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं और सारी व्यवस्थाएं पेशेंट्स को दी जा रही हैं। सोमवार रात भुवनेश्वर के SUM अस्पताल में ICU वार्ड में भीषण आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई थी। ये आग बगल के ही डायलिसिस वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आग लगने के बाद इमारत में धुआं भरने की वजह से कई लोगों ने दम तोड़ दिया था। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंबई में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास एक संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए जाने की खबर है। इंडिगो एयरलाइंस के पायलट ने विमान की लैंडिंग कराते वक्त संदिग्ध ड्रोन देखा और एयर कंट्रोल अथॉरिटी को इसकी जानकारी दी। इसके बाद मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूचना मिलते ही मेन कंट्रोल समेत CISF और आसपास के सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है।
खबर मिलने के बाद से ही पुलिस ने आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू कर दी है। इसके पहले भी कुछ पायलट पैराशूट और ग्लाइडर देखने का दावा कर चुके हैं। देश में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सभी एजेंसियां ड्रोन की तलाश में जुटी हुई हैं। भारत और अल्जीरिया के बीच हाइड्रोकार्बन, फार्मा, अंतरिक्ष समेत कई और क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने आपसी संबंधों को नए आयाम देने पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अल्जीरिया दौरे पर वहां की संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों से मुलाकात करके कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मंगलवार को अल्जीरिया के संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। Cooperation in the hydrocarbon sector, as you all know, Algeria is very rich in hydrocarbons, so cooperation in the hydrocarbon sector. An idea that we've been discussing since we were all on the aircraft, the possibility of cooperation in the fertilizers sector, then cooperation in the pharma sector and in the area of space. दोनों देशों के बीच आतंकवाद से निपटने को लेकर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय में सचिव सुजाता मेहता ने कहा कि आतंकवाद अल्जीरिया के लिए नया नहीं है और हाल के दिनों में उसे खतरनाक आतंकी समूह का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अल्जीरिया के प्रधानमंत्री और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उपराष्ट्रपति भारत में सीमा पार से चलाए जाने वाले आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अल्जीरिया से संदीप यश और चेतन दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इराकी सेना ने मोसुल शहर को आईएस के कब्जे से छुड़ाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सेना और मोसुल के बीच लगभग 20 किलोमीटर का फासला बचा है। मोसुल पर कब्जे को लेकर इराकी सेना का बड़ा अभियान जारी है। हालांकि इस दौरान उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मोसुल को आईएस के चंगुल से छुड़ाने के लिए 94,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया गया है। अमेरिका भी इराक के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। Mosul will be a difficult fight, and there will be advances and there will be setbacks, but I am confident that just as ISIL's been defeated in communities across Iraq, ISIL will be defeated in Mosul as well, and that will be another step towards their ultimate destruction. इस बीच खबर है कि अपनी जान बचाने के लिए आतंकी नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आईएस ने जून 2014 में मोसुल पर कब्जा किया था। बीते 2 साल में आईएस ने इराक के कई शहर जैसे रमादी, तिक्रित और फालूजा पर कब्जा किया, लेकिन इराकी सेना ने इन शहरों को आतंकवादी संगठन से मुक्त करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इक्वाडोर ने खोजी वेबसाइट विकीलीक्स इंटरनेट के संस्थापक जुलियन असांजे का इंटरनेट कनेक्शन काट दिया है। विकीलीक्स ने यह दावा किया है। विकीलीक्स ने ब्रिटेन या अमेरिका का नाम नहीं लेते हुए इसे सरकारी तत्वों की कार्रवाई बताया है। असांज जून 2012 से लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में रह रहे हैं। वेबसाइट ने ट्वीट करके कहा है कि किसी भी कार्रवाई से डरे बिना विकीलीक्स खुलासे करना बंद नहीं करेगी। विकीलीक्स के निशाने पर इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन हैं। हिलेरी के कार्यालय और उनके विदेश मंत्री रहते हुए निजी सर्वर का इस्तेमाल करके भेजे गए हजारों ईमेल विकीलीक्स ने सार्वजनिक किए हैं। ब्रिटेन की अदालत ने असांज को स्वीडन प्रत्यर्पण का आदेश दिया था, तब से वो इक्वाडोर के दूतावास में शरण लिए हुए हैं। बात खेल की दुनिया की। भारत ने कबड्डी विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मंगलवार को भारत ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में इंग्लैंड को 51 अंकों के अंतर से हराया। मुकाबले में भारत ने 69-18 से जीत दर्ज की। भारत के लिए अनूप कुमार, मंजीत छिल्लर, सुरजीत, अजय ठाकुर और प्रदीप नरवाल समेत सभी खिलाड़ियों ने अंक जुटाए। भारतीय टीम ने मुकाबले के पहले हाफ में ही 45-6 के स्कोर के साथ भारी बढ़त ले ली थी। इंग्लैंड की टीम भारतीय खिलाड़ियों के हाथों मुकाबले के पहले हाफ में ही 4 बार ऑल आउट हुई। कबड्डी विश्व कप 2016 में भारत की लगातार चौथी जीत है। इस जीत के बाद भारत ग्रुप ए में 21 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल मुकाबले 21 अक्टूबर को होने वाले हैं। भारत का मुकाबला ईरान के साथ होगा। इनकी डुबकी अब तक देखने को मिली नहीं है। सुमेश्वर कालिया गए और बाहर गए। सुरजीत का डैश। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये भारतीय खेल जगत के लिए बड़ी उपलब्धि है। साइना को आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक से पत्र मिला है। पत्र में कहा गया है कि रियो ओलंपिक के दौरान साइना को एथलीट कमीशन का चुनाव उम्मीदवार बनाने के बाद अब उन्हें इस कमीशन का सदस्य बनाते हुए
आईओसी को काफ़ी खुशी हो रही है। आयोग के अध्यक्ष एंजेला रुजिएरो हैं और इसमें 9 उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य हैं। घुटने की चोट से जूझ रही साइना नवंबर में वापसी की कोशिशों में जुटी हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पी कश्यप डेनमार्क सुपर सीरीज में क्वालिफाई करने से चूक गए। कश्यप का पहला राउंड एस्टोनिया के राउल मस्ट के साथ था, जो 59 मिनट तक चला। इस मुकाबले में कश्यप को 13-21, 21-8, 20-22 से हार का सामना करना पड़ा। कश्यप ने पहले सेट में 9-7 से बढ़त गंवा दी, जिसके बाद वो राउल को हराने में नाकाम रहे। वहीं महिला एकल की बात करें तो साइना नेहवाल घुटने की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हैं, लिहाजा भारत की उम्मीदों का दारोमदार अब सिंधु पर होगा। आज भारत के जाने माने वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की जयंती है। सुब्रमण्यम 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने खगोल शास्त्र, भौतिकी और अप्लाइड मैथमेटिक्स में सराहनीय काम किया। वो महान भारतीय वैज्ञानिक और भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के भतीजे थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म 1910 में आज ही के दिन लाहौर में हुआ था। सुब्रमण्यम ने थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन, सापेक्षता और अपेक्षकीय खगोलीय भौतिकी के समान सिद्धांत और ब्लैक होल के गणितीय सिद्धांत पर काम किया। तारों की संरचना और विकास से जुड़े चंद्रशेखर लिमिट की खोज के लिए उन्हें 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 21 अगस्त 1995 को शिकागो में उनका स्वर्गवास हो गया। और अब आखिर में हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा सर्च अभियान, 44 संदिग्ध हिरासत में, बड़ी मात्रा में पेट्रोल बम समेत चीन और पाकिस्तान के झंडे बरामद। एलओसी पार पहले भी हुई सैन्य कार्रवाई, पीटीआई के मुताबिक सरकार ने कबूला, विदेश सचिव ने संसदीय समिति को दी जानकारी। जीएसटी परिषद की बैठक में मुआवजा फॉर्मूले पर बनी सहमति, केंद्र करेगा राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई, जीएसटी रेट के होंगे 4 स्लैब। भारत अल्जीरिया के बीच हाइड्रोकार्बन, फार्मा, अंतरिक्ष समेत कई और क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से आज मिलेंगे उपराष्ट्रपति, सीमा पार से आतंकवाद का उठाएंगे मुद्दा। कबड्डी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, इंग्लैंड को 51 अंकों से हरा दर्ज की लगातार चौथी जीत। 21 अक्टूबर को ईरान से होगा मुकाबला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए देश देशांतर।